हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु धैया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं, मिस्टर रवि गहलोत, जो कि एडवोकेट हैं और साथ में रियल एस्टेट भी करते हैं। हाय रवि, कैसे हैं आप? हाय इंदु जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो अगेन थैंक्स कि आपने इतना बिजी शेड्यूल है आपका, स्टिल आपने टाइम लगाया। आपको थैंक्स, आपने मेरे को इनवाइट दिया, मेरे को मौका दिया आपके यहाँ आने का। अच्छा रवि, आप तो एडवोकेट हैं, तो रियल एस्टेट में कैसे? यार मेरा मन था रियल एस्टेट का। ओके। मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब रियल एस्टेट में काम करना। एडवोकेसी का तो आप लगा लो एक बोरिंग सा स्केड्यूल हो जाता है कि यार डेली सुबह सेम कपड़े पहन के जाओ, फिर सेम रूटीन सेम चीज़ें, तो ये थोड़ा सा अच्छा है। उस हिसाब से एक्साइटमेंट बनी रहती है। एक्साइटमेंट बनी रहती हैं, बातें अच्छे लोगों से कनेक्ट कर पाते हो आप। सीरियसली। हाँ। एंड मेरी लैंग्वेज में बोले तो मनी मेकिंग भी है रियल मनी मेकिंग भी है, हाँ। एंड आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एडवोकेट भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप रियल एस्टेट में पहले से ही जज कर लेते होंगे कि लोग होते हैं कि भाई अपनी प्रॉपर्टी देखने से पहले एडवोकेट से करवाते हैं कंफर्म कि भाई ये सही है कि नहीं है, तो आप बहुत तरीके से कंफर्म करके आगे ऑफर करते हैं चीज़ें। देखो, मेरे साथ काम करने का ना ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एडवोकेट की फीस नहीं देनी पड़ती। मैं आपको उसको पहले ही वेरीफाई कर देता हूँ। आधे से ज़्यादा वर्किंग तो पहले ही वो प्रूव हो जाती है कि हाँ लीगली ये चीज़ सही है या गलत है, तो पहले ही मैं उनको फिल्टर करके ही आपको कोई चीज़ देता हूँ निकाल के। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अपने आप में। बहुत बढ़िया। अच्छा रवि, हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वीडियो बनाने से भी पहले, डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बेसिकली ये जो डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी होती हैं, ये क्या होती हैं? मतलब किस तरीके से डिस्प्यूट में आती है? क्या सही रहता है लेना या नहीं लेना? रिस्क भी होता है कई बार ऑफ कोर्स जब डिस्प्यूट है तो उसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कीजिए। यार डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ ना कई तरीके की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, पहला डिस्प्यूट क्या होता है कि दो भाई हैं, उनका एक प्लॉट है, तो एक भाई बोल रहा है जी मैं बेच दूंगा, एक बोल रहा है मैं नहीं बेचूंगा, तो एक तरीके का डिस्प्यूट हो गया। कई बार क्या होता है, एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे उसका जो ओनर है वो फॉरेन रहते हैं और उस प्लॉट पे कोई और वहाँ पे रहने लग जाता है। हाँ। कब्जा टाइप जो बोल देते हैं जिसको। हाँ। वो भी डिस्प्यूटेड में आता है। हाँ। एक आधी और चीज़ें होती है, जैसे जो फैमिली क्लैशेज हो गए या फिर कोई बैंक से अगर आपका लोन ड्यू हो गया, बैंक ने उसको वो कर दिया, तो वो भी डिस्प्यूटेड में आते हैं। तो 2-3 तरीके की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में आपको बताऊँ इन शॉर्ट की बहुत बढ़िया, मतलब बेस्ट चीज़ होती है डिस्प्यूटेड। वो आपको मार्केट प्राइस से कम भी 50-60% सस्ती पड़ेगी। एग्जैक्टली। हाँ। आपको अगर आप उसमें डिस्प्यूट हटा देते हो, अगर आपके पास इतने गट्स हैं कि आप डिस्प्यूट आपने निकाल दिया उसका, तो अगर वो नॉर्मल वैल्यू पे भी पहुंच गई तो भी आपका वो एसेट रेडी हो गया। बहुत अच्छा। मतलब बीइंग अ रियलिटर ऑफ कोर्स मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी बताओ, बट मुझे मैं नहीं करती हूँ प्रॉपर्टीज़ डिस्प्यूट वाली, क्योंकि सही बताऊँ तो नॉलेज नहीं है। लेकिन कई बार सुना है कि बहुत बेटर तरीके से होता है कि आपको बेस्ट रेट मिल रहा है और आप बेचते भी, जैसे कई बार रेनोवेट करा दिया या कुछ सॉल्व करा के आप आगे बेच देते हो, तो आपको अच्छे बेनिफिट्स हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूँगा। जैसे एक छतरपुर में फार्म था। हाँ। उसका मार्केट प्राइस था 100 करोड़ के आसपास। ओके। अब जो फार्म के ओनर थे वो थे बुजुर्ग, कम से कम भी 80-85 साल के, वो ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड थे। उनका बेटा नहीं था कोई भी, ना बेटी थी। तो यहाँ पे किसी लोकल बंदे ने यहाँ पे उस पर कब्जा कर रखा था। अच्छा। उन्होंने फार्म हाउस खरीदा था वो 2007 के आसपास, तो उनको बहुत डिसेंट प्राइस में मिल गया था। अभी अप्रिशिएट हो गया, वो 100 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यू थी, लेकिन वो कब्जा होने के कारण वो कह रहे थे कि आप मेरे को 30 करोड़ रुपए के आसपास इसकी वैल्यू दिलवा दो। अच्छा। हाँ। तो अगर मान लो किसी के पास अच्छी बैक है, अच्छी नॉलेज है, अच्छे गट्स है, तो आप 100 करोड़ की चीज़ को 30 करोड़ में खरीद सकते हो। आप थोड़ा सा, अगर आपके पास भी गट्स ही वाली बात है, अगर गट्स हैं तो आप उसको सेटलमेंट करके उसका, उस बंदे को निकाल के बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी, तो आप उस चीज़ को 100 करोड़ मान लेते हैं। 100 करोड़ नहीं है, 80 मान लेते हैं। 30 का खरीद के अगर आपने 10 करोड़ रुपए ऊपर लगाए, 40 की कॉस्टिंग आ गई, तो फिर भी आपको into 2 हो गया। बिल्कुल। तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज असली सोना होती हैं। और उस सोने की पहचान असली जुआरी को ही होती है, जो असली सुनार होता है। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैडम आप ये जो काम करती हो ना, ये तो बहुत अलग है। मजा उसमें है कि
मरी हुई की चीज लो और फिर महंगा बेचो। एक तो रेट सस्ता होता है, दूसरा सबसे बढ़िया बात क्या होती है उसमें ना, मजा बढ़ाता है वो काम करने में। डिस्प्यूटेड वाले में ना डेली आपको नया एक्सपीरियंस होगा, हाँ हर तरीके का एक्सपीरियंस होगा, लड़ाई झगड़े का भी होगा, कोर्ट कचहरी का भी होगा, आपको बैंक्स का भी तो होगा। आपके पास तो एडवोकेट हो आप, तो आपके पास तो रेगुलर आती होंगी ऐसी प्रॉपर्टीज। मेरे पास काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं डिस्प्यूटेड, ओके मतलब डिसेंट अमाउंट में है। अच्छा, उसमें क्या क्या वो हैं, लाइक रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, या सिर्फ लैंड है, या फार्म हाउस है, या प्लॉट्स हैं, क्या क्या रहता है? देखो क्या होता है ना, फ्लैट्स पे तो कोई डिस्प्यूट मैंने देखा ही नहीं आज तक। डिस्प्यूट होता ही ज़मीन पे है, क्योंकि ज़मीन असली सोना है। तो मेन जो चीज़ है वो ज़मीन पे सबसे बड़ा डिस्प्यूट होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो बैंक्स का होता है या फैमिली क्लैशेस का होता बिल्कुल बिल्कुल। है। तो जो तीसरा कब्जे वाली जो चीज़ें होती हैं बहुत रेयर होती हैं, और वो बहुत सिरदर्द वाली भी चीज़ें होती हैं, वो सिरदर्दी बहुत है उन चीज़ों में ना। तो जो बैंक वाली चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे रेट्स पे मिलती हैं, क्योंकि बैंक हमें लोन करके देता है 60-70% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो बैंक उसको ऑक्शन करेगा तो 60% पे ही करेगा, तो एक तरीके से 40% का आपका फ़ायदा हो गया सीधा सीधा। बैंक ऑक्शन भी करेगा, अगर आपकी थोड़ी बहुत सेटिंग है बैंक में किसी बंदे से, तो ऑक्शन से पहले आप खरीद लो 60% पे, 40% का डायरेक्ट फ़ायदा हो गया आपका। उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपका अच्छी बैक है, अच्छी लीगल नॉलेज है, सब कुछ बहुत बढ़िया है आपका, तो आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उठाओ, अच्छा खासा बेनिफिट लो। अभी मैंने एक बंदे को प्लॉट दिलवाया है यहाँ पे पालम विहार में, ठीक है। वो वैसे आपको अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ मैं, 500 गज का प्लॉट था, उसकी मार्केट वैल्यू है 10 करोड़ के आसपास, उसको पड़ा है वो 6 करोड़ रुपए का। वाह, अब डिस्प्यूट उसमें ये था कि उसकी मम्मी जिसके नाम पे वो प्लॉट था, उनकी वो बुजुर्ग महिला है। अब उसके 3 बच्चे हैं, उसके तीनों बच्चों को ये पता है कि अभी इनकी उम्र हो गई है, अभी कभी भी एक्सपायर हो सकती हैं, तो फटाफट इस प्लॉट को निकाल लो और पैसे को डिवाइड करो। तो जल्दबाजी की चीज़ थी, जल्दबाजी की चीज़ में, हाँ। तो वो वाले अब डिस्प्यूट आ जाता है। तो इस हिसाब से इन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में हमेशा फ़ायदा हुआ है। तो फायदा तो होता है, बट देखो हर फॉर एग्जांपल रिस्क भी तो प्रूव हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकता है रिस्क, हाँ रिस्क आपका पूरा का पूरा पैसा स्टक हो सकता है, हाँ। लेकिन आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, आपके पास साम दाम दंड भेद आपको आना चाहिए, तो ही आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ। अदरवाइज किसी की सुन के इन शॉर्ट तो ये है कि इफ़ यू हैव पावर तो फंसो इन चीज़ों में, नहीं तो भैया दूर ही रहो। बिल्कुल सही बात है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के अलावा आपने बताया आप लैंड का भी काम करते हैं। हाँ जी। तो लैंड, जैसे ऑफ कोर्स लैंड तो क्या होती है ना, वो कहते हैं कि खरा सोना है, जैसे कि आपने बोला। मैं भी खुद बीइंग ए जाट फैमिली, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो देखो ज़मीन जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। आज हमारे गांव की ज़मीन इतनी ज़्यादा मतलब ऊंचे दाम पे बिकी हुई है कि जिसके मतलब घर जिसका कुछ भी नहीं होता था, आज वो भी बहुत कुछ बने बैठे, राजा बने बैठे। एग्जैक्टली। तो जैसे अगर हम लोग लैंड की बात करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी गुड़गांव में हैं और गुड़गांव की बात कर रहे हैं, तो गुड़गांव के प्राइसेस बहुत हाइक हो गए हैं, राइट? हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग अभी लैंड लेने में कहाँ फ़ायदा है, अगर फ्यूचर देखना है तो? अगर आप फ्यूचर देखना चाह रहे हो ना, एक तो इंदु जी आपको भी पता है कि लैंड तो आप कहीं पे भी लोगे तो आपको फ़ायदा ही देके जाएगी। बिल्कुल, ये तो एक बेसिक पॉइंट हो गया, सबको पता है। कई लोग नहीं मानते, लेकिन ये तो बेसिक चीज़ है, सब मतलब कहीं भी ले लो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैंने लैंड किया है। हाँ। मैंने लैंड किया है इधर, पिछले साल मैंने लैंड की डील करी है। 7.5 एकड़, 7.5 करोड़ रुपए पर एकड़ की लैंड थी, और आज वो 12 करोड़ की हो गई है। बिल्कुल होगी। और जिसने लिया था ना, वो मतलब बंदा बोलता है कि मैडम बढ़िया चीज निकलवा के दे दी आपने। मैंने किसी के थ्रू की थी वो। मैं आपको फैक्ट्स पे बता देता हूँ कि जमीन क्यों लेनी चाहिए। हाँ। जमीन एक तो हमें लेनी चाहिए आउटस्कर्ट्स में। हाँ। आउटस्कर्ट्स हो गए, जैसे गुड़गांव की हम बात करें, गुड़गांव साइबर हब है एक तरीके का, पूरा इंडिया में गुड़गांव का नाम है। तो गुड़गांव के जो आउटस्कर्ट्स हो गए, सोना हो गया, हाँ। खरखोदा हो गया, पटौदी हो गया, फरुखनगर हो गया, उस साइड से थोड़ा आगे चलेंगे रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, इस साइड। यहाँ पे ज़मीन लेने का बहुत फ़ायदा है। कारण बता देता हूँ आपको क्यों है। अभी आपने देखा होगा, ये जो सरकार बहुत सारे मेक इन इंडिया के प्रोग्राम चला रही है। हाँ। बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चर यूनिट्स लगा रही हैं इंडिया में, कुछ प्रपोज्ड भी हैं, कुछ काम भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंडिया चल रहा है, अभी ग्रोइंग नेशन है, तो कुछ सालों के बाद, 10-15 साल के बाद, जब यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग जाएंगी, सारे सब कुछ सेटअप हो जाएगा, वेल एस्टेब्लिश हो जाएंगे, उस टाइम पे ज़मीन बहुत कम लोगों के पास बचेगी। आपने नोटिस करा हो, अदानी ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा लैंड बैंक्स उठा रहे हैं।
हाँ, अभी पीछे भी न्यूज़ आई थी कि बिहार में भी इन्होंने कुछ उठाया है अभी। वो तो चलो वहाँ पे तो वो प्रोजेक्ट लेके आएंगे, वर्किंग करेंगे, उस पर पैसा लगाएंगे, बिजली बनाएंगे। एग्जैक्टली। तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन वैसे भी बहुत लैंड बैंक एक्वायर कर रहे हैं, जी। इसीलिए कर रहे हैं, उनको पता है आने वाले टाइम में जो असली लग्जरी होगी ना वो ग्रीनरी होगी। एग्जैक्टली। 10 साल पहले लग्जरी लोगों को लगता था कि होटल्स लग्जरी हैं, हाँ, लाइटिंग बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े बेड, हाई राइज में रहना बड़ा लग्जरी है। तो अब लग्जरी अमेनिटीज लग्जरी है, अब लग्जरी की डेफिनेशन चेंज होने वाली हो है। गई है। एग्जैक्टली। अभी और भी होगी, और वो इसलिए होगी क्योंकि 10-15 साल बाद बूढ़े लोगों का जो वो है ना परसेंटेज इंडिया में वो बढ़ने वाली है, अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो। और बूढ़े लोगों को ग्रीनरी ही पसंद होती है, तो उस हिसाब से देखें तो भी ग्रीनरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे लोग। तो आने वाली लग्जरी ग्रीनरी है, तो लैंड बैंक हमेशा आपको बेनिफिट देगा। तो आउटकट्स में लेंगे तो डैम श्योर अभी अगर प्राइजेस फिर भी थोड़ा सा हम अंडर रीच हैं, आगे आने वाले टाइम में तो वहाँ पे भी फिर अप्रोच ही बढ़ जाएगी, क्योंकि बहादुरगढ़ ये रोहिणी वाली बेल्ट वाली जो है, ये भी UER2 आने के बाद काफी यहाँ पर एकदम से हाइक आया है। किसी ने भी नहीं सोचा था इतना हाइक आ जाएगा, ये एकदम से बहुत बूम पे गया है। क्योंकि अभी आप ये देखो ना, इंडिया ग्रोइंग नेशन है, तो ग्रोइंग नेशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं ये लोग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी किसी भी देश का बढ़ता है, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, हर एक चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा देश। तो जब देश ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करोगे साथ में। तो आप तभी ग्रो कर पाओगे जब आप उसकी पेस को साथ चलोगे, उसके बिल्कुल बिल्कुल उसकी स्पीड को मैच कर पाओगे। चलो, आपने मतलब आपसे बात करके लग रहा है कि आपको लैंड की बहुत नॉलेज है। आप मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट एरिया कौन सा है जहाँ पे हम जाकर लैंड परचेज कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए? मेरा पर्सनली फेवरेट एरिया मेरा खरखोदा है। अच्छा। क्योंकि अगर हम बात करें गुड़गांव, आपको तो पता ही होगा, गुड़गांव को मारुति ने बसाया है। बिल्कुल, है ना। और अभी एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरखोदा में स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल। उसकी एक फेज की तो मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो खरखोदा आने वाला गुड़गांव से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि गुड़गांव अब आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा है, 15 साल बाद टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे होगी। बिल्कुल। तो उसको उस हिसाब से डेवलप करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि गुड़गांव से बेटर होगा खरखोदा 15-20 साल के अंदर। तो आप खुद भी सोनीपत से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि भाई प्राइजेस में आपने क्या चेंजेस देखे हैं कि भाई पहले इतना था हिंदू, अब इतना हो गया? प्राइजेस में यार जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो कोई पूछता ही नहीं था उस साइड। कौन पूछता था? कोई भी नहीं पूछता था। अभी थोड़ा, अब तो इतना लगा लो आप प्राइस, तो जो जिसके मन में है वो वही बोल देता है। पर एकड़ का क्या प्राइस है वहाँ पे? पर एकड़ का अगर मार्केट देखो, मांगने वाला प्राइस तो कुछ भी मांगते हैं लोग। जेन्युइन जो मार्केट प्राइस मेरे को लगता है, जो अच्छे पक्के काले रोड पे अगर हम बात करें तो 11-12 करोड़ के आसपास पर एकड़ है, फ्रंट वाले किले का। और अगर हम बात करें पीछे वालों का, तो उसी हिसाब से आप एवरेज निकाल लो 6, 7, 8, 9, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। हाँ। और अगर हम सेक्टर प्लान के हिसाब से देखें कि अभी तो बस कच्चे गोंडे हैं, आने वाले टाइम में यहाँ पे सेक्टर कटेंगे, उस हिसाब से देखें तो 7-8 करोड़ रुपए के आसपास। 7-8 करोड़। प्लॉटिंग भी बहुत हो रही है खरखोदा बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। कम से कम भी 3, 4, 5, 12-13 कंपनीज हैं जो प्लॉट्स काट चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस खरखोदा, आप सोनीपत को कैसे देखते हैं? यार सोनीपत तो गोल्डन सिटी है। गोल्डन सिटी मतलब मेरा रेजिडेंस भी सोनीपत में ही है। अच्छा। सिटी में ही, तो उस हिसाब से मेरे को सोनीपत बहुत पसंद है। साफ सुथरा खुला है, कोई कंजेस्टेड नहीं है, पानी भी साफ है, हवा भी साफ है। तो उस हिसाब से मेरे को पर्सनली सोनीपत रहने के मामले में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपना वही है ना। हाँ, वही है, दूध, प्योर दूध मिलता है, प्योर घी मिलता है, प्योर दही मिलती है। यार तो गुड़गांव में तो आपको पता ही है फिर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सब नकली है। अमूल दूध पीते रहो। सही बात है। ओके, लैंड के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया है। रवि, अब मुझे आप, चलो बैक टू गुड़गांव। गुड़गांव में रहते हैं अभी, गुड़गांव की बात करते हैं। अब काम तो गुड़गांव में ही कर रहे हैं, तो गुड़गांव की बात तो करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। वर्क प्लेस तो गुड़गांव ही है। तो आप पर्टिकुलर गुड़गांव में किस तरीके से काम करते हैं? मेरी गुड़गांव की मेन वर्किंग जो है, जो मेन मेरी नीच हम बोल देते हैं, वो है प्लॉट्स और प्री रेंटेड। प्री रेंटेड और प्लॉट्स आप करते हैं? ओके।
प्री रेंटेड में भी मैं मोस्टली वही करता हूँ जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स होगी, ठीक है। टावर्स हो गए, या फिर प्लॉट्स पे जो गेस्ट हाउस बना देते हैं, उस टाइप की चीज़ें। तो उसका क्या कहते हैं, वो भी डिस्प्यूटेड रहता है कि ऑल दे आर लाइक क्लियर? क्लियर और भी क्या होते हैं। आरओआई आके आ जाती है उसमें? देखो मार्केट में बोलते हैं लोग, अच्छे इन्वेस्टर बोलते हैं कि जी 6% इज़ ए गुड आरओआई। बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो 8% तो आपको बैंक भी देगा। अगर रही बात, लोग इस बात को ना लोग कवर करते हैं एप्रिसिएशन से। भाई एप्रिशिएट वो एरिया करेगा ना जो अभी अंडर वैल्यू चल रहा है। बिल्कुल। ओवर वैल्यूड चीज़ तो अप्रिशिएट नहीं करेगी, बिल्कुल, और इनटू 2 तो बिल्कुल नहीं करेगी। एक जगह जहाँ पे प्लॉट 15,000 रुपये गज है, उसका 1 लाख रुपए जाना जल्दी पॉसिबल है, ना कि 3 लाख का 6 लाख होना पॉसिबल है। एग्जैक्टली आपको पता है, जब मैंने प्लॉट्स करना स्टार्ट करा था ना, मैं पिछले 1 साल से कोर प्लॉट्स कर रही हूँ। मैंने सोना बेचना स्टार्ट करा था, उस समय 55-60 हज़ार के प्राइजेस थे, और वो भी अंडर वैल्यू ही था। मैंने सोना को इसलिए चूज करा था रवि, क्योंकि यहाँ से दूरी नहीं है, 8-10 मिनट की दूरी है, और ये मैटर नहीं करती है। अब जितने भी रोड यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं आगे आने वाले समय में, उस हिसाब से सोना बहुत अच्छा निखर के आएगा, जो कि मैं अभी देख भी पा रही हूँ। 1 साल पहले जब 55-60 हज़ार रुपए के प्राइजेस थे, आज वो 1-10, 1-20 पे अंदर की तरफ, अंदर सेक्टर 4-5 की तरफ, और अगर हम बाहर की बात करते हैं तो 180-90 तक भी प्राइजेस चले गए हैं। फ्लोर बनाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, बिल्डर हैं वो बल्क प्लॉट ले रहे हैं। यार देखो, पॉपुलेशन ना हमारी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हाँ। और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है, मैं मानता हूँ उसी हिसाब से रियल एस्टेट ग्रो करता है। एग्जैक्टली। ये दोनों एक मतलब कनेक्टेड है। पॉपुलेशन ग्रो करेगी, रियल एस्टेट भी ग्रो करेगा। बिल्कुल। लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। अच्छा, रियल एस्टेट को ग्रो करने के ऊपर मेरे को एक बात याद आई है। हर एक दूसरा बंदा, चाहे वो रियलिटर हो, चाहे वो आम लोग हों, कि भाई गुड़गांव का बबल फूटने वाला है, गुड़गांव ये, गुड़गांव वो। आपको क्या लगता है? यार देखो, गुड़गांव में ना कोई बबल नहीं है मेरे हिसाब से। क्या होता है, अब जैसे एग्जांपल लेंगे कैमिलियास का। कैमिलियास में लोग क्यों रहते हैं? वो ओवर प्राइस्ड बोलते हैं कई लोग उनको, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता कि वो ओवर प्राइस्ड है। देखो, एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, एक इकोसिस्टम एक बहुत अलग चीज होती है। लिविंग स्टैंडर्ड होता है, एक लाइफस्टाइल होता है। वो अब कहने वाली बात है, वो हमारे साइड गांव में बोल देते हैं कि यार 4 कमरे तो बनाने, कहीं भी बना लो। एग्जैक्टली। लेकिन बहुत चीज़ों का फर्क यार एक बात बताओ ना, ठीक है, देखो मैं मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा, मैं नहीं ले सकती भाई। अगर मुझे कोई बोलेगा, मैं आई कांट अफोर्ड कैमेलियास, इसीलिए तो मैं नॉर्मल रहती हूँ। लेकिन अगर कोई सीईओ है, कोई कंपनी का, वही फॉर्चून कंपनीज है हमारे यहाँ पर, कोई बड़े बड़े डायरेक्टर सीईओज रहते हैं, वो अगर आपके ही पड़ोस में रह गए, आप में और उनमें फर्क क्या रह रहा है? आप इस नज़रिए से देखो ना, कि जो बंदा एक फॉर्चून कंपनी का आपने बोल दिया, तो 1000 करोड़ से ऊपर की होगी। एग्जैक्टली। 1000 करोड़ से ऊपर की जो बंदा कंपनी बना रहा है, हाँ। इसका मतलब उसका माइंडसेट अलग है। एग्जैक्टली। वो नॉर्मल बंदों से तो आप उसको कंपेयर कर नहीं सकते। एग्जैक्टली। उसको अपने आसपास के अपने जैसे ही लोग चाहिए। अब उसको आप रहने के लिए अलग जगह दोगे ना, तो उसके लेवल की जगह होनी चाहिए, उसके लेवल के लोग होने चाहिए, सब कुछ उसके लेवल का ही होना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट है। Exactly. हर बंदा नहीं बनाता। अभी लोग कह रहे हैं कि भाई 190 करोड़, यार ऑब्वियसली अगर मेरे पास 5 करोड़ का बजट है, मुझे भी 190 करोड़ ज्यादा लगेगा। लेकिन बंदा ही 1000 करोड़ का है, उसके लिए क्या ही मैटर करता है 190 करोड़? कुछ भी मैटर नहीं करता। हाँ। यार वो तो वो वाली बात है कि गाड़ी तो बलिनो भी है, गाड़ी तो फॉर्च्यूनर भी है। Exactly. लेकिन फर्क तो फर्क है। और एक वो कहते हैं ना कि रोल्स रॉयस जो होती है ना, वो अलग ही होती है। वो अलग ही होती है यार, ये तो है। एनीवेज यार देखो, पता है क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है रियल स्टेट स्पेशली गरीब अमीर का कोई वो नहीं है, जिसके बजट में जो आ रहा है जब इंस्टेंट लेकर रख लो। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रियल स्टेट कोई भी प्रॉपर्टी लेने का समय पता है रवि भाई कब होता है? आज आपने ले ली तो ठीक है, नहीं तो कल ये हाथ से निकल जानी है। अच्छा चलो, अभी ना एक हम थोड़ा सा इस सारी कॉन्वर्सेशन से एक अलग बात करते हैं। आप मुझे ये बताओ, आपके अब तक के एक्सपीरियंस में ऐसी कौन सी अलग सी प्रॉपर्टी आई है जो आप कहते हो यार कि सर दर्द कर दिया, लेकिन हाँ बिक गई और पैसा आया? यार देखो, सरदर्द तो इंदू जी सारी प्रॉपर्टियां करती है ना? जी जी। सरदर्द प्रॉपर्टी कोई नहीं करती। कोई एक होता है ना कि रिमेम्बरेबल, याद रह जाए कि हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। सरदर्द प्रॉपर्टी नहीं करती कभी भी। सरदर्द करते हैं जब एक चैन सिस्टम बन जाता है ना, हाँ। जो बीच में अनपढ़ ब्रोकर्स होते हैं ना, वो सिर दर्द करते हैं। सही कह रहे हो। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको। जब बीच में 3-4 बंदे आ जाए ना, हाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो जब वो पांच ब्रोकरों के पास वो प्लॉट है,
छठा मैं हूँ, मेरे तक वो पहुँचेगा 2 लाख के रेट पे। एक तो रेट इतना बढ़ा देंगे, दूसरा कोई भी ब्रोकर, उनको कोई भी नहीं, सबके लिए नहीं है ये लाइन, मतलब वर्किंग किसी को करनी नहीं आती, वर्किंग क्या होती है। ब्रोकर्स को लगता है कि वर्किंग होती है सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज उठाओ और फॉरवर्ड करो। हाँ बिल्कुल। उनके अकॉर्डिंग ये वर्किंग है। मैं ही मानता हूँ कि अगर आपके फ़ोन से किसी भी क्लाइंट के पास, किसी भी ब्रोकर के पास कोई भी चीज़ जा रही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो करेक्ट होनी चाहिए। ये हम किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, इसी चीज़ का तो ले रहे हैं। व्हाट्सएप पे तो आंटियाँ फॉरवर्ड कर देंगी, बॉडी औरतें फॉरवर्ड कर देंगी, उनको नहीं आता, फिर तो वो भी रियल एस्टेट एजेंट हो गए। फिर उनमें और हमें फ़र्क क्या हो गया? सही बात है यार। फॉरवर्ड करना रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं है। रियल एस्टेट ब्रोकर का ये फ़र्ज है कि अगर आपके फ़ोन से किसी भी प्रॉपर्टी की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर निकली है तो वो वेरीफाइड हो, वो सच्ची हो, आपने उसका प्राइस का पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस इतना है, इस रेट पे मैं चीज़ दे रहा हूँ, इस रेट पे मेरे इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, उसको पता होना चाहिए। इसी बात का कमीशन होता है बिल्कुल रियलिटी में। लेकिन लोगों को लगता है कि एक तो इंदु जी आपको पता है घर घर में रियल्टर है। एग्जैक्टली। अब उनको क्या लगता है कि जी बस कुछ नहीं करना अरे व्हाट्सएप सबको पे। ये लगता है ना कि भाई वाह रियल एस्टेट में अभी आज तो इस बाइक पे घूम रहा था, आज ये गाड़ी पे घूम रहा है, इतना पैसा है और पता नहीं क्या क्या। एकदम से हाँ। तो उनको लगता है कि सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते जाओ, रेट्स बढ़ाते जाओ और चीजें लिखती चली मेरे पास जाएंगी। ना रवि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं, इंटर्न वाले और थोड़े से मैच्योर वाले भी, कि इंदु काम सिखा दो हमें, हमें रियल एस्टेट में बनना है। मैंने कहा यार ये इतना इजी नहीं है। कह रहे नहीं मैडम पैसा कमाना है। मतलब लिटरली एक वर्ड पता है उनको, पैसा कमाना, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं पता। रियल एस्टेट को ना बहुत लोग बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं कि चलो जी रियल एस्टेट ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ तो ऐसे वैसे। तो आपको क्या लगता है, क्या रियल एस्टेट उतना ईजी है? मैं तो कहता हूँ रियल एस्टेट एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको तनख्वाह भी नहीं मिलती और 24 घंटे की 24 नौकरी है घंटे काम करना पड़ता है। और और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज हैं, बहुत सारे अपनी पर्सनल लाइफ का। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज मैं बता दूं, फैमिली कॉम्प्रोमाइज। फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है रियल एस्टेट में। और अगर आपको लगता है घर पे बैठ के 4 मैसेज फॉरवर्ड कर दोगे और आप रियल एस्टेट में हो तो आपका वहम है। एग्जैक्टली। चलो जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। प्रेटी श्योर कि जो लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच रवि।